हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल, लक्ष्यविद भावेश गजपाल और लक्ष्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाजू में बेल आइकन है, उसे प्रेस करके ऑन मोड पे रखें। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल में लक्ष्यविद भावेश गजपाल सर्च करके जुड़ सकते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीजीपीएससी प्री में जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है 12 फरवरी 2023। सीजीपीएससी प्री 2022 का मॉडल आंसर आज हम देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं मॉडल आंसर, जिसमें आज हम छत्तीसगढ़ के पहले पेपर 1 के 50 प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद इंडियन जीएस के 50 प्रश्नों को देखेंगे। पूरा ऑथेंटिक सोर्स से मैं मॉडल आंसर दूंगा। 99% में सही मॉडल आंसर दूंगा। 1% में जो विलोपित होने वाले प्रश्न हैं उनको भी बताऊंगा, जिसमें दावा पत्ती लगेगा उसको भी बताऊंगा। तो आगे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। हम देखते हैं सबसे पहले तो छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक हुआ था 2022 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको विकल्प को मिलाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम क्या क्या दिया हुआ है इसमें। राजीव युवा मितान क्लब स्तर, जोन स्तर, विकासखंड स्तर और जिला स्तर। तो ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है ये 3 फरवरी 2022 से, ठीक है, ये आपका स्टार्ट हुआ है, चालू हुआ है। और इसमें जो राजीव युवा मितान क्लब जो है उसका जो है वो गठन किया गया। तो जो ये जो गठन किया गया राजीव युवा मितान क्लब, वो लगभग वार्ड स्तर पर गठन किया गया है, ग्रामों और नगरों में, और लगभग 13,269 इनकी संख्या है। और 25-25 हजार के 4 लेवल पे 1 लाख रुपया इस पर देने का प्रावधान किया गया है। 15 से 40 वर्ष के हर एक व्यक्ति इसमें भाग ले सकते हैं, ग्राम स्तर के, वार्ड स्तर के व्यक्ति। और इस प्रकार ये क्लब गठित होगा। अब इसमें हम देखते हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के आयोजन के संदर्भ में सुमेलित करना है। जो राजीव युवा मितान क्लब है वो सबसे पहले कहां से चालू हुआ है? क्लब स्तर पर, फिर जोन स्तर, फिर विकासखंड स्तर, फिर जिला स्तर। ये क्रम से दिया हुआ है, इसको हमको सुमेलित करना है बस, है ना। तो जाहिर सी बात है आपको डेट तो आसानी से मिल जाएगा। सबसे आसान प्रश्न कहा जाए तो ये है, आपको केवल दिमाग लगाना है। पहले क्लब, फिर जोन, फिर विकासखंड होता है, फिर जिला होता है करके, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा पहला, ए का फर्स्ट, राजीव युवा मितान क्लब स्तर 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 को। फिर जोन स्तर पर जो उसका कार्यक्रम हुआ, बी का तीसरा, 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022। उसके बाद सी का दूसरा, विकासखंड स्तर पर 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022। उसके बाद डी का चौथा, जिला स्तर पर 17 नवंबर से 26 नवंबर 2022 को, क्योंकि पहले क्लब, जोन, विकासखंड, फिर जिला आएगा। तो ये इसका क्रम होगा। इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर होगा ए। ये सेट बी है, सेट बी है, ठीक है। तो सेट बी सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, पेपर 1 फर्स्ट पेपर। इसके बाद एप्टीट्यूड और रीजनिंग को भी सॉल्व करेंगे, सेकंड पेपर को भी। चलिए चलते हैं आगे, सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें कुल 14 खेल स्पर्धाएं हैं, बिल्कुल सही है। 14 खेल स्पर्धाएं थी, ठीक है। 6 चरणों में, 6 क्रम में, 6 स्तर पर इसको खेला जाना था। गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर होती है, बिल्कुल सही है। गिल्ली डंडा खेल में 2 निर्णायक होते हैं जिन्हें सुसरिया कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये भी। बिल्लस खेल भी इसमें शामिल था, बिल्कुल सही। तो चारों इसमें सही है, मतलब 1, 2 और 3 और 4, मतलब इसका उत्तर भी होगा ए, ठीक है। और ये
पूरे जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है, सरकार के गवर्नमेंट ने जो पीडीएफ जारी किया है उसी से पूरे उत्तर बनाए जा रहे हैं। जैसे इसका उत्तर पीडीएफ से है, बाकी जो है आर्थिक सर्वेक्षण का उत्तर आर्थिक सर्वेक्षण से है, बाकी जो जीएस के प्रश्न है उसके उत्तर भी ऑथेंटिक सोर्स ऑथेंटिक बुक से हैं। यदि आपको दावा आपत्ति करना होगा तो दावा आपत्ति के सोर्स भी मैं उपलब्ध कराऊंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, वहां पर इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं। तो 1 से 3 नवंबर साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में इसका आयोजन किया गया। इसके लिए सही कथन क्या है, इसमें 10 देशों के कलाकारों ने भाग लिया, बिल्कुल सही है, 10 देश शामिल थे। टोगो, मोजाम्बिक, मंगोलिया, रवांडा, सर्बिया, ये 5 देश। इंडोनेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, रशिया, इजिप्ट, ये 5 देश हो गए, 10 देश। बच गए क्या, बुरुंडी, युगांडा, सेनेगल, इथोपिया, ये देश शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ये वाला गलत है, बाकी ऊपर के 3 सही हैं। तो इसका उत्तर होगा केवल 1, 2 और 3, मतलब डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 54 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में प्रस्तुत नृत्य एवं संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है, जोड़ी मिलाना है। अधिकतर प्रश्न सुमेलित करने से संबंधित दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चिराग जो है वो मिजोरम के से संबंधित नृत्य है, ठीक है, मिजोरम राज्य से संबंधित। हारून जो है वो उत्तराखंड से है। इसका पीडीएफ भी गवर्नमेंट ने जारी किया है विथ इमेज कि कौन सा राज्य कौन सा नृत्य करने वाला है। ढोलुकुनिया जो है वो कर्नाटक का है और लावा जो नृत्य है वो लक्षद्वीप का है। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा सी, सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। तो मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान निम्नलिखित जाति या जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो जितना मैंने इसमें खोजा है उसमें केवल मुझे मिला है पारधी। तो पारधी जाति को विशेष रूप से इनके सर्टिफिकेट के लिए कलेक्टरों को निर्देश दिया गया और विशेष काम करने को कहा गया। एक लड़की ने इसके लिए सवाल भी उठाया, पारधी जाति की लड़की ने, तो इसमें आएगा पारधी। ठीक है, तो केवल 2 इसका सही उत्तर होगा मेरे हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 4 जुलाई 2022 तक भुइयां पोर्टल में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए हैं। तो ये जो आंकड़ा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंकड़ा है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत पूछ दिया है। यदि पूछदा कि व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों, तो यहां पर मैं आंकड़ा लिख दिया हूं, इसमें व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों का आंकड़ा है जो कि 4,84,975 है। ये आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट में मिल जाएगा भुइयां में। लेकिन जो व्यक्तिगत अलग से आंकड़ा है वो मुझे खोजने पर नहीं मिला, लेकिन इसका जो नियरली जो आंसर है वो बी या डी में से एक हो सकता है। 2,83,710 या 2,83,502, दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है इसका बी या डी में से, क्योंकि व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों का आंकड़ा 4,84,975 है। तो कुछ उसके आसपास ही होना चाहिए, उससे आधा। सामुदायिक कुछ अलग निकल जाएगा और व्यक्तिगत अलग निकल जाएगा। तो सामुदायिक का आंकड़ा जो है जाहिर सी बात है 4,84,000 से कम होगा। तो इन दोनों में से कोई एक इसका उत्तर हो सकता है बी या डी में से। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 57 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था। तो राजनांदगांव क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन 22 नवंबर सन 2022 को किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, पूर्व आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो थे वो श्री रघुराम जी राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 में किस गौठान का भ्रमण किया। ठीक है, तो इन्होंने नवागांव जो ला है इस गौठान का भ्रमण किया। इस समय जो गवर्नर रघुराम जी राजन है उनके साथ राजीव जो प्रोफेसर है राजीव गौड़ा और यामिनी अय्यर भी इनके साथ शामिल थे। ठीक है, इन्होंने गौठान जो है नवागांव ला के साथ साथ मल्टी एक्टिविटी सेंटर सेरीखेड़ी का भी भ्रमण किया था। यह भी याद रखिएगा,
एक ये प्रश्न हो गया नवागांव वाला, और एक है मल्टी एक्टिविटी सेंटर सरीखेड़ी का भी इन्होंने भ्रमण किया था। कौन कौन थे? रघुराम राजन, राजीव गौड़ा, यामिनी अय्यर, ये तीनों थे साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर, जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 में अलंकरणों से सम्मानित सम्मान एवं विभूतियों को सुमेलित कीजिए। बहुत ही सरल है, आसान है, सब पढ़ के गए होंगे, ज्यादा इसमें समय नहीं लगाते। इसका उत्तर होगा बी। ए का चौथा, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान जो मिला है वो लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल को। बी का पहला गुंडाधुर सम्मान है वो अमितेश मिश्र को। सी का दूसरा गुरु घासीदास सम्मान जो है वो खेमचंद भारती को। और डी का तीसरा ठाकुर प्यारेलाल सम्मान वो अशोक अग्रवाल को मिला है इसमें। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 60, छत्तीसगढ़ के बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के क्षेत्रवार घटक जो प्रचलित भाव पर है, चालू भाव पर, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपको बजट में मिलेगा, और बजट में भी जो स्पेशल बुक जो निकाले हैं मार्केट में लोग, उसमें आपको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जो छापी है उस बुक में ही आपको ये बजट मिलेगा। ठीक है, ये आंकड़ा मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा बी। ए का तीसरा कृषि का 20%, बी का दूसरा उत्पादन कार्य एवं सब्सिडी का अंतर जो है 7% है, सी का चौथा सेवा का 33% है, और डी का पहला उद्योग का 40% है। ये इसका जीएसडीपी का हिस्सेदारी है बजट के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करिए टेलीग्राम में, साथ ही यूट्यूब में भी सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। चलिए बढ़ते हैं आगे, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लाते रहूंगा। और सीजीपीएससी या व्यापम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल ना करें। व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको क्लासेस संबंधी जानकारी भी दे दूंगा। ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन सी धारा में कौन कौन से प्रावधान यही बता देता हूं। रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता, सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र के में नियम विनियम आदि का प्रकाशन जो है, इसका उत्तर होगा बी। ठीक है, बी में आपको दिख रहा है ए का दूसरा, मतलब आप सीधा सीधा बोल सकते, रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता आपको धारा नंबर जो मिलेगा वो 4 में मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता आपको धारा नंबर 5 में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो सी का चौथा और डी का तीसरा है, सी का चौथा मतलब आपको सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग आपको मिलेगा धारा नंबर 6 में। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनियम आदि का प्रकाशन आपको धारा नंबर 8 में मिलेगा। इस प्रकार इसका उत्तर हुआ बी। अब आगे बढ़ते हैं, ई गवर्नेंस में G2C गवर्नमेंट टू क्या होगा, सिटीजन से अभिप्राय क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन है, कंज्यूमर नहीं है भाई, सिटीजन है। G2C का मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन है, G2C का मतलब। ठीक है, ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स में ही पूरे आंकड़े देखने मिलेंगे, किसी भी बुक्स में आपको ये देखने नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो पेपर थोड़ा टफ आया था, थोड़ा नहीं, आपका 60% पेपर अच्छा आया था, 40% पेपर टफ था। छत्तीसगढ़ में NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित परियोजनाएं हैं। ये पूरा आपको नया आंकड़ा देखने मिल रहा है, नया क्वेश्चन देखने मिल रहा है। ये पूरे आपको कोई भी करंट अफेयर के बुक में नहीं मिलेंगे, ये आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये करंट में चल रहे थे, करंट में चल रहे तो किसी स्पेसिफिक लोगों ने ही इसको डाला हुआ है, बाकी आपको कोई भी करंट अफेयर के बुक में नहीं मिलेगा। तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिटीजन कॉन्टेक्ट सेंटर है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग और एग्रीसनेट एवं PDS। ठीक है, तो ये आपको इसका उत्तर मुझे लगभग खोजने पर नहीं मिला, पर जहां तक मेरा अंदाजा है इसका उत्तर 1 और 3 हो सकता है, बट इसको मैं छोड़ रहा हूं, स्किप कर रहा हूं, मैं लिख देता हूं स्किप। इसका उत्तर यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है कथन? तो कौन कौन सा अनुसूचित क्षेत्र है हमारे यहाँ? कुल 14 अनुसूचित क्षेत्र हैं, जिनमें से सरगुजा संपूर्ण जिला, कोरबा संपूर्ण जिला, जसपुर संपूर्ण जिला, बस्तर संभाग के 7 जिले, सरगुजा संभाग के 5 जिले, वर्तमान में 6 हो गए हैं। ठीक है, सभी शामिल हैं।
रायगढ़ जिला नहीं शामिल है भाई, तो इसका उत्तर होगा 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 आपको देखने मिलेगा डी में, तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा डी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के संस्थानों आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, तो आयोग कब कब गठित किया गया, ठीक है। तो ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान का उद्घाटन कब हुआ भाई, तो इसका उत्तर आएगा बी, ए का दूसरा, बी का तीसरा। ए का दूसरा मतलब आपको 2005 में। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 2001 में। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो आपको देखने मिल रहा है उसका गठन है 2004 में। राज्य उर्दू अकादमी की स्थापना की गई 2003 में, जो आपको आंकड़ा देखने मिल रहा है यहां पर 2003 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 66 सेट बी का सीजीपीएससी प्री का मॉडल आंसर हम देख रहे हैं, सेट बी है ये। 66वां प्रश्न देख रहे हैं फर्स्ट पेपर का। तो ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताउदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी, तो यह प्रश्न जो होगा वो विलोपित होगा। क्यों भाई, क्योंकि सैंडिस जो है लोटा लेकर आया था, मतलब लोरमी और तरेंगा, लोरमी और तरेंगा दो ताउदारी लेकर आया था 1826 और 1828 में, क्योंकि 1825 से 1830 तक ये शासन में था, अधीक्षक के रूप में काम कर रहा था, ठीक है। जबकि बाकी जो है संजारी बालोद वगैरह, ठीक है, ये सभी बाद में आए थे मराठा काल के समय, और सिहावा हो गया, सिरपुर वगैरह हो गया, ठीक है, वो उसके बाद में आए थे। तो केवल लोरमी और तिरंगा है, इसमें से कोई भी उत्तर नहीं दिख रहा है। हो सकता है आयोग सिमगा भी ले ले, लेकिन सिमगा का कोई उल्लेख आपको देखने नहीं मिलेगा। ताऊदारी को लोरमी और तिरंगा है, दो ही ताऊदारी इन्होंने बनाया था, जो आपको ईच एंड एवरी बुक हर एक गवर्नमेंट के पुस्तक में आपको ये देखने मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या सही है। तो जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या सही है, निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत के क्षेत्र में मतदाता सूची में, वो भी आएंगे शामिल। कौन शामिल नहीं होंगे, ये लास्ट वाला बिंदु। लोकसभा के ऐसे सदस्य और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन पूर्णतः नगरीय क्षेत्र है वो शामिल नहीं होते, पूर्णतः नगरीय क्षेत्र है वो हट जाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा बी, 1, 2 और 3 इसका सही स्टेटमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत मेहनत से आपके लिए खोज के उत्तर मैं यहां पर निकाला हुआ हूं। जनजाति विकास प्रशासन में माडा, ठीक है, के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है। माडा गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। माडा में जो होता है बिखरी बस्तियों को विशेष रूप से चिन्हांकित किया जाता है, जहां पर 50% से अधिक जनजाति समूह रहते हैं। ऐसी बस्तियां जहां पर 50% से अधिक जनजाति समूह है और उनको विशेष रूप से बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से योजनाएं वहां पर चलाई जाती है, वहां पर कार्य किया जाता है, वो माडा योजना के तहत है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या शामिल है, तो शामिल आपको देखने मिल रहा है महासमुंद 1, महासमुंद 2, बलौदाबाजार, गंगरेल, ठीक है, रुकजा, सारंगढ़, गोपालपुर, कवर्धा, नचनिया। तो क्या क्या है भाई, आपको देखने मिलेगा कवर्धा, नचनिया, बलौदाबाजार, नचनिया और कवर्धा। कौन सा देखने नहीं मिलेगा, गौरेला देखने नहीं मिलेगा। 9 ही शामिल है। कितने शामिल है टोटल, 9, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा क्या, सी, 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में पूछ दिया, बहुत ही कठिन आंकड़ा है, इसका उत्तर भी मुझे नहीं मिला, लेकिन लगभग मेरे हिसाब से इसका उत्तर भी होना चाहिए। इसको मैं स्किप कर रहा हूं, इसका अगर आपको उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में है, सबको पता है, उत्तर पश्चिम दिशा में, ऊपर और पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो इसका उत्तर होगा
सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ की रिहंद और मांड नदियों का उद्गम कहां से होता है। तो सबको पता है लगभग नदियां जो पढ़ते होंगे, रिहंद नदी मैन पाट के पठार से ऊपर की ओर और मांड नदी नीचे की ओर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और रिहंद नदी उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा मैनपाट। आगे बढ़ते हैं, क्रमांक 72 क्या बोलता है कि मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। तो मधेश्वर पहाड़ आपको नया देखने मिलेगा क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट में ये बहुत फेमस हुआ था। क्यों फेमस हुआ था, क्योंकि ये जो पहाड़ है ये शिवलिंग जैसा दिखता है और इसे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग होने का भी एक उपाधि दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए फेमस है। ये है जसपुर जिले में, माइली ग्राम में। जसपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर माइली ग्राम है, वहां पर शिवलिंग जैसा प्रतिमा जैसा यह पहाड़ दिखता है। तो इसका उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडारण कहां पर है नीचे में। तो दंडकारण्य में है, जहां पर सुकमा वगैरह के इलाके आते हैं, दंतेवाड़ा के इलाके आते हैं, वहां पर है। तो दंडकारण्य का पठार वाला इलाका है, दंतेवाड़ा और सुकमा वाला, तो वहां पर इसका सर्वाधिक भंडार है छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जल्दी खत्म करूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। सीजीपीएससी या व्यापम की कोई भी क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन कौन से अति निम्न सिंचित जिले हैं, पूरे आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, अति निम्न सिंचित जिले दुर्ग, बालोद और बलौदाबाजार। दुर्ग में तो सिंचाई की ज्यादा जरूरत पड़ती है, 59% दुर्ग को पड़ता है जरूरत। ठीक है, तो इसका उत्तर सीधा सीधा मैं बता देता हूं, बी होगा, सरगुजा, कोरबा और सुकमा। सरगुजा को 9% सिंचाई की आवश्यकता होती है, कोरबा में 6% होता है और सुकमा में 3%। तो सबसे निम्न अति निम्न जो सिंचित जिले हैं वो है सरगुजा, कोरबा और सुकमा। ऑफिशियल गवर्नमेंट के बुक्स के अकॉर्डिंग ये आंकड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई। जब से ये बना है तब से 7-8 बार ये प्रश्न आ चुका है, सबको पता है, जांजगीर चांपा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव में होने का कारण क्या है। तो कारण मुख्य रूप से 2 है। ठीक है, इसका उत्तर होगा बी, पहला और दूसरा। क्या कारण है, पुरुष मृत्यु दर अधिक होना। क्यों भाई, नक्सल प्रभावित इलाका है। ठीक है, वहां पर और जो ट्राइबल क्षेत्र के जो पुरुष हैं वो नशा वो में ज्यादा लिप्त रहते हैं, तो उसके कारण वहां पर पुरुषों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। और ट्राइबल क्षेत्र होने के कारण वहां पर नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां पर सैनिक होते हैं पुरुष वहां पर के, और अन्य कामों में लिप्त होते हैं, पुरुष ही करते हैं, पुरुष प्रधान समाज रहता है, इसलिए ज्यादा उनको जोखिम रहता है। पुरुष मृत्यु दर अधिक है वहां पर, बच्चे कई लोग जन्म होते ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जबकि कन्या भ्रूण हत्या का अभाव है। क्यों, क्योंकि वहां पर अशिक्षा है, शिक्षित नहीं है, इसलिए भ्रूण हत्या को ज्यादा वो समझते नहीं है, जानते नहीं है, और कन्या भ्रूण हत्या का अभाव है। साक्षरता कम है वहां पर, इसलिए कन्या भ्रूण हत्या का अभाव है। जबकि रायपुर में साक्षरता ज्यादा है, कन्या भ्रूण हत्या ज्यादा है। 969 है वहां पर लिंगानुपात। हर 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात में कहा जाता है। तो 969 ही महिलाएं हैं वहां पर, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कम है। ठीक है, तो इसका कारण होगा 1 और 2, यही इसका उत्तर है। ये भी ऑफिशियल गवर्नमेंट के बुक से आपको देखने मिलेगा, उत्तर जो लिया हूं। अब एक ये विवादित प्रश्न है कि सीता नदी क्षेत्र के किस वृक्ष की बहुलता है। सीता नदी क्षेत्र धमतरी जिले में सीता नदी अभ्यारण्य के आसपास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेतीली मिट्टी मिलती है, रेतीली मिट्टी में रेतीली बलुई मिट्टी, तो यहाँ पर साल वनों की संभावना होने की संभावना ज्यादा है। और ऑथेंटिक सोर्स से भी यही जानकारी मिलती है कि साल वन हो सकते हैं। लेकिन एक और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर आपको आसपास में देखने मिलेगी कमार जनजाति, जो कि बांस से टोकरी वगैरह बनाते हैं, तो बांस के वन भी यहाँ पर देखने मिलते हैं। तो हो सकता है ए भी आंसर ले ले, लेकिन मैं यहाँ पर अधिक प्राथमिकता दूंगा साल वन को, क्योंकि गरियाबंद धमतरी लगा हुआ है, वहां पर साल वनों की अधिकता है उस इलाके में पर्टिकुलर में। बांस भी लिया जा सकता है उत्तर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। सर्वाधिक वृद्धि दर आपको परसेंटेज में लिख दिया हूं,
ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा दिखने मिल रहा है निर्माण क्षेत्र में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 20.94% की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर, मतलब 2011-12 के अनुसार छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही है? सबसे कम किस रही है? भंडारण क्षेत्र की रही है 1.33% के साथ। 1.57% वनोपज का है, पशुपालन का 2.27 है, मछली का 7.68 है। आर्थिक सर्वेक्षण जो पूरे कंटेंट जितने प्रश्न आए हैं उस प्रकार के पूरे कंटेंट में इकोनॉमिक सर्वे को यूट्यूब में डालता हूं फ्री में, ठीक है। अभी जैसे ही नया आर्थिक सर्वेक्षण आएगा सबसे पहले मेरे ही चैनल पर आपको इकोनॉमिक सर्वे देखने मिलेगा पूरे आंकड़ों के साथ। ये समझाता हूं कि कैसे प्रश्न उठाता है, कहां से प्रश्न लिया जाता है, तो उन वीडियोस को जरूर देखें। ऐसे वीडियोस प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला इकोनॉमिक सर्वे का जो प्रश्न आया है, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर, मतलब 2011-12 के अनुसार वर्ष 12-13 से 21-22 तक कितनी रही? औसत एवरेज पूछा है तो 5.09% रहा है। पहले पेज में मिल जाएगा आपको, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के कोई भी बुक में। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष आप छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सर्च मारेंगे तो वेबसाइट पर जाके आपको देखने मिलेगा श्री रामजी भारती। चलिए अब देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2020 की स्थिति में मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या, यह भी इकोनॉमिक सर्वे का प्रश्न है। तो मध्याह्न भोजन में दिसंबर 2020 की स्थिति में कितने लाभान्वित छात्र थे? कोरोना काल में भी 28.66 लाख छात्र जो है लाभान्वित थे। इसका उत्तर होगा ए, क्वेश्चन नंबर 82 सेट बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 83, छत्तीसगढ़ के बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार, ये बजट का है, कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में है। तो बजट अनुमान के अनुसार है 61.05%। ये उसका उत्तर होगा ए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो सर्वाधिक उत्पादन हुआ है सोयाबीन तिलहन का। मूंगफली, तिल और राई सरसों के अलावा सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादित किया गया है। उसके बाद मूंगफली है सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे सोयाबीन है 47.34 है ना, हजार मेट्रिक टन में, ठीक है, ये इसका उत्पादन है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान, कृषि, उद्योग और सेवा सीक्वेंस जमाना है आपको, तो इसका उत्तर होगा बी 16.73%, कृषि का 50.61%, उद्योग का 32.66%, सेवा का सर्विस सेक्टर का होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख अथवा ताम्रपत्र को उनकी प्राप्ति के स्थान से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको सुमेलित दिख रहा है, इसका उत्तर सीधा सीधा आपका होगा ए। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा, गोपाल देव का पुजारी पाली, प्रताप मल्ल का है ना बलौगढ़ लिखा है लेकिन ये बिलाईगढ़ है, यहाँ पर इंग्लिश में बलाईगढ़, BLAI, इंग्लिश सही है, इंग्लिश को ही मानता है तो बिलाईगढ़ है, ये हिंदी में गलत लिख दिया है, आप इंग्लिश भी पढ़ा कीजिए। बहरेन साय में कुसगई, छुरी कुसगई बनाया था, कुसगई माता का मंदिर भी बनवाया था बहरेन साय। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका उत्तर होगा ए, इसका सही उत्तर होगा सुमेलित में। अगला जो है, रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? ठीक है, तो गजलक्ष्मी तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, गजलक्ष्मी क्यों मिलेगी? गजलक्ष्मी क्योंकि उसकी कुल देवी है सिंह, और मानवकृति भी देखने मिलती है कहीं कहीं पर सिक्कों में, लेकिन जो गज शार्दुल है वो देखने मिलेगा जाजल देव प्रथम में, जाजल देव प्रथम के सिक्कों में आपको देखने मिलेगा। ये हाथियों पर राज करने वाले, हाथियों को
परास्त करने वाले की उपाधि धारण करते हैं गज शार्दुल जाजल देव द फर्स्ट, इसलिए ये इसका सही उत्तर होगा ए मेरे हिसाब से। गज लक्ष्मी इनकी कुल देवी है, रत्नदेव ने पहले सिक्के चलवाए थे, सिंह और मानव कृति देखने मिलती है, गज शार्दुल आपको जाजल देव के सिक्कों में देखने मिलेगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि इनकी विशेष उपाधि थी वो। आगे बढ़ते हैं, और किसी राजा के में उसका उल्लेख नहीं है। चलिए, और कौन सा प्रश्न विलोपित होगा, ये वाला। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघुजी प्रथम के समय में भास्कर पंत आया था, उनका सेनापति। वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया, भास्कर पंत, रघुजी प्रथम के समय में मराठा शासक। तो 1771 आएगा, 1941, 1940 दे दिया है, ये सभी 1740, 1741 आएगा। ये प्रश्न जो होगा वो होगा विलोपित, आपका विलोपित होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। 1741 आएगा वो, 1941 की जगह। आगे बढ़ते हैं, बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं को तिथि को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो विद्रोह की घोषणा, कुकानार पर आक्रमण। तो विद्रोह की घोषणा 1909 से इसकी पृष्ठभूमि रख दी गई थी, इसके पहले ही बहुत समय से ये पृष्ठभूमि चली आ रही थी, है ना। वास्तव में चालू हुआ था 2 फरवरी 1910 को पुष्पाल बाजार से ये विद्रोह चालू हुआ था। ठीक है, तो विद्रोह की घोषणा अक्टूबर 1909 यहां पर हमको देखने मिल रहा है, इसलिए हम इसको लगाएंगे सबसे पहला। फिर आपको देखने मिलेगा कुकानार पर आक्रमण होता है 4 फरवरी 1910 को। फिर मुरिया राज की घोषणा होती है 7 फरवरी 1910 को। उसके बाद अंतिम में रानी सुवर्ण कुंवर की गिरफ्तारी होती है 5 मार्च 1910 को। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, 3-4 पेज ही बचे हैं, जल्दी खत्म करेंगे। ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री बने थे। तो मुख्यमंत्री बोल रहा है यहां पर। ठीक है, तो 1937 में प्रथम आम चुनाव होते हैं, जिसमें से सरकार ने इस्तीफा दे दिया। फिर 1939-38 में चुनाव होते हैं, 29 जुलाई 1938। ठीक है, को ई राघवेंद्र राव चुनकर आते हैं, लेकिन मध्य प्रांत के गवर्नर के रूप में, मध्य प्रांत के गवर्नर के रूप में। तो यहां पर से कोई भी डेट यहां पर आपको सिमिलर नहीं देखने मिलेगा। हाँ, हालांकि रियासतों से जो 8 प्रांतीय रियासत है उनमें से ई राघवेंद्र राव जरूर चुन के आते हैं। 1935 में का जब अधिनियम आता है तब की घटना में, तो इसका आंसर मोटा मोटा 1936 ले सकता है। लेकिन जो द्वितीय बार चुनाव होता है 29 जुलाई 1938 को गवर्नर के रूप में, तो मध्य प्रांत बरार के गवर्नर के रूप में वो चुन कर आते हैं, मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं है। तो ये क्वेश्चन विवादित है। ठीक है, विवादित प्रश्न है भैया। आगे बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रहों को उसके प्रारंभ किए जाने वाली तिथियों को सुमेलित कीजिए। तो जंगल सत्याग्रह को सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें आएगा इसका उत्तर सी। ठीक है, रुद्री जंगल सत्याग्रह 22 अगस्त 1930, पोड़ी जंगल सत्याग्रह 3 अगस्त 1930, तमोरा जंगल सत्याग्रह 7 अक्टूबर 1930, 9 सितंबर आएगा। तमोरा जो आएगा वो 9 सितंबर 1930 आएगा। और अंत में पकरिया जंगल सत्याग्रह जो होता है वो 7 अक्टूबर 1930 को होता है, 7 अक्टूबर 1930 को। इस प्रकार इसका उत्तर जो होगा वो सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया, मतलब एक प्रकार से उनके ऊपर थप्पा कब लगाया, तो 1865 में लगाया। दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया गया ऐसा कहा जाता है, उसके बाद सनद भी दे दिया। ठीक है, 1865 में। आगे बढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हुआ है, चंपारण, चंपेश्वर महादेव वल्लभाचार्य। ठीक है, तो चंपारण इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है, तो नीलोत्पला है वायु पुराण। ठीक है, पौराणिक नाम क्या है, नीलोत्पला। सनी मामा पार्क में डीसी है करके एक कोडिंग है, इसमें से आप इसको आराम से चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनक नंदनी, महानंदा ये सब निकाल सकते हैं। तो नीलोत्पला इसका सही उत्तर होगा। आगे लास्ट 2 पेज बचा है 100 प्रश्न होने में। अगला है, बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है, तो कौन सा है तो खोज सकते हो, लेकिन कौन सा नहीं है बहुत आसान है। खुरसेल झरना आपका नारायणपुर में है।
और नारायणपुर और कांगेर घाटी बहुत दूर है, मतलब यही इसका उत्तर होना चाहिए, खुरसेल झरना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली बरब किस जनजाति में मनाया जाता है? तो यह भी विवादित प्रश्न है। ठीक है, विवादित क्यों है? क्योंकि भतरा और हलबा दोनों मनाते हैं बाली बरब को। ठीक है, भतरा और हलबा, लेकिन इसका अधिकतर उत्तर ले सकता है भतरा, लेकिन ये विवादित प्रश्न है। भतरा और हलबा दोनों आपको ऑथेंटिक सोर्स में, पुस्तक में आपको देखने मिलेंगे, लेकिन भतरा उत्तर लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो शिशु और शिशु से संबंधित हर एक अवसर पर, लेकिन अधिकतम समकक्ष जो है शिशु के जन्म के अवसर पर ही इसका गायन होता है। छठी के अवसर पर भी कभी कभी गा देते हैं, नामकरण संस्कार के अवसर पर भी गाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जब उत्तर लेंगे तो शिशु जन्म के अवसर पर आपको लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। पांडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अलगोजा, मांदर और मोहरी तो नहीं है। खड़ताल दे दिया है, करताल है, वास्तव में खड़ताल भी लिख देता है कई बार। तमूरा और खंजरी ये तीनों यूज होता है। यहां पर आप देख सकते हैं खड़ताल लिखा हुआ है, करताल भी बोलते हैं, तो ये यूज होता है पांडवानी गायन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खंड आ को खंड ब से सुमेलित करना है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखते हैं देवार गीत कौन गाता है? तो देवार गीत किस अवसर पर गाया जाता है? भिक्षा मांगते हुए गीत। ठीक है, उसके बाद भरथरी गीत। भरथरी जो गीत है वो वैराग्य के गीत है। राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन को दर्शाया गया है। ददरिया गीत जो है वो प्रणय गीत है, और फड़ी गीत जो है वो व्यंग और हास्य गीत है। इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा वो डी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अंतिम जो प्रश्न आपको देखने मिल रहा है, सबसे आसान प्रश्न। छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का, फुसर फुसर लिखा है, फुसुर फुसुर है, का क्या अर्थ है? तो कानाफूसी करना, फुसुर फुसुर। ठीक है, करना मतलब कानाफूसी करना, धीरे धीरे बात करना, फुसुर फुसुर कर रहे हो, कानाफूसी कर रहे हो, चुगली कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है। इसका उत्तर होगा बी। सीजीपीएससी प्री 2022 जिसका एग्जाम हुआ है 12 फरवरी 2023, इसका मॉडल उत्तर मैंने जारी कर दिया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, क्लासेस चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।